ने ऑपरेशन गजब लिल हक के नए आदादो शुमार भी जारी कर दिए। अफगान तालिबान रजीम के 796 कारिंदे हलाक और 1043 से ज्यादा जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 286 चेक पोस्टों को तबाह और 44 पोस्टों पर कब्जा किया। अफगान तालिबान के 249 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाने भी तबाह किए गए। अता तारड़ के मुताबिक अफगानिस्तान में 81 मकामात को फिजाई कार्रवाइयों के जरिए मुअस्सर तौर पर निशाना बनाया गया। रिसेंट आपके साथ इंसिडेंट शेयर किया जा रहा है। इस इंसिडेंट की खास बात यह है कि ये जो लड़का हमने पकड़ा है और इसके साथ 2 और लड़के पकड़े और इसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट आपने देखी है। ये लड़का टीटीपी से नहीं बल्कि टीटीए से ताल्लुक़ रखता है। ये तहरीक तालिबान जो अफ़गानिस्तान है टीटीए उससे ताल्लुक़ रखता है। इसकी उम्र जो है वो आप जैसे देख सकते हैं 20 साल के करीब है। हबीबुल्ला इसका नाम है और ये लालू के नाम से यहाँ पर ऑपरेशन करता था। ये 2 दफ़ा पहले भी अरेस्ट कर चुका था। एक दफ़ा ये पकड़ा गया और इसने अपने आप को शो किया कि मैं एक आम अफ़गानी हूँ और मैं भटक के इधर आ गया हूँ। तो खैर सगाली के तौर पर जिस तरह हम अफ़गानियों को वापस करे थे, अफ़गान हुकूमत को हमने वापस किया, लेकिन इसके बावजूद ये दोबारा वापस आया। इसने एफसी के हमारे 2 जवान जो हैं उनको शहीद किया और ये सबवर्सिव और कोवर्ट ऑपरेशंस में ये काम कर रहा था। इसका अपना भाई जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का कमांडर है पक्तिका प्रोविंस अफगानिस्तान के अंदर। तो ये जो हाइब्रिड सिस्टम हमें नज़र आ रहा है कि जिसमें टीटीए टीटीपी ये दोनों मिलके अलॉन्ग विद अदर एजेंसीज और होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलके ये हमारे सूबे के अंदर वारदातें भी करते हैं, एक्शंस भी करते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स भी करते हैं। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। अफगान तालिबान के दहशतगर्द हबीबुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात ने कहा, अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्ला ने एफसी के 2 जवानों को शहीद किया। गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्ला का भाई कालादम टीटीपी का कमांडर है, जिसने काबुल से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। उन्होंने कहा, 1 साल में हजारों इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो चुके हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक 9,60,000 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका है। डीआईजी सीटीडी ने कहा, गिरफ्तार दहशतगर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अदालत में पेश करेंगे। कोयटा में दहशतगर्दों के हालिया वाकयात में भी अफगान मुलविस है। रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। जाली शनाख्ती कार्ड कैसे बना? पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोगों ने हर किस्म के उनके साथ ताउन किया जो एक बाई से कर सकता है। तो इस रिलैक्सेशन में कुछ वो शनाख्ती कार्ड शायद इलीगल बन गए, वो भी उसमें हुकूमत का रियासत का कोई कसूर नहीं है। उसमें पाकिस्तान के लोग और वो एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल गए थे जो लोगों के किसी एक ज़ाती गलती की वजह से वो शनाख्ती कार्ड बन गए। लेकिन इस चीज़ को जब महसूस किया जा रहा है कि उन शनाख्ती कार्डों की वजह से जो वारदात हो रहे हैं या जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें उनका कितना किरदार है। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय साजिशों का जरिया बना। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमजा शफकात और डीआईजी सीटीडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़िया लांगो ने कहा, भारत के 18 कौंसल खाने पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अफगान शहरियों ने नादरा के जाली ID कार्ड बनवाए हुए हैं। भारत जंग में शिकस्त की खिफ्त नहीं मिटा पा रहा। मुल्क दुश्मनाना साजिशों में मसरूफ है। इनकी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। कोई पाकिस्तान की जानी मैली आंख से देखेगा, इसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में फोर्सेज, इंटेलिजेंस, पुलिस और अवाम की हजारों शहादतें हुई। अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। मुश्किल वक्त में अवामी रिलीफ के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक मुनक्किदा इजलास से खिताब। कहा, किरायों में इजाफे को रोकने के लिए हफ्ते के दिन से जारी सब्सिडी के तहत मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए, मिनी बसों वैगनों को 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। अशिया खोरो नोश की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए ट्रकों को 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000 जबकि डिलीवरी वैनों को 35,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि निजाम में शफाफियत के लिए ये रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही हैं। सब्सिडी को मुहैया करने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों की जानिब से ट्रक, बसें और माल बरदार गाड़ियों की तफसीलात वफाकी हुकूमत को फराहम की गयी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी गई है, जो कि लायके तहसीन है। उम्मीद है कि बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकम जमा करा देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। पेट्रोल पर लेवी में फिलफोर 80 रुपए फी लीटर कमी करके अवाम को रिलीफ दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवे 6 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है, जिसकी बदौलत मुसाफिर ट्रेनों और माल गाड़ियों के किरायों में किसी भी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। टोल टैक्स में 6 माही 25% इजाफा भी वापस ले लिया गया है।
امریکہ نے ایران میں گرنے والے اپنے جنگی طیارے کے لاپتہ افسر کو کامیابی کے ساتھ بازیاب کرا لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی، اپنے بیان میں کہا ہم نے اسے حاصل کر لیا۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں امریکی فوج نے تاریخ کے جرأت مندانہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز میں سے ایک انجام دیا اور ہمارے ایک اہم افسر جو ایک معزز کرنل بھی ہیں ان کو بحفاظت واپس لے آئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ فوجی F-15 ایگل طیارہ گرنے کے بعد ایران میں لاپتہ ہو گیا تھا اور تقریباً 2 دن تک ایرانی حکام سے بچتے ہوئے روپوش رہا۔ بعد ازاں امریکی فورسز نے ایک خفیہ اور انتہائی خطرناک آپریشن کے ذریعے اسے نکال لیا۔ ریسکیو آپریشن رات کی تاریکی میں کیا گیا جس کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اہم پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں 5 افراد شہید جبکہ 170 اہلکار زخمی ہو گئے۔ امریکہ نے ایران کا شاہکار سپورٹس اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔ جنوبی صوبے خوزستان کے گورنر کے نائب سیکیورٹی انچارج ولی اللہ حیاتی نے بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ماشہر پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اور بندر امام پیٹرو کیمیکل کمپنی کو نشانہ بنایا۔ اب تک ان حملوں کے نتیجے میں 5 افراد شہید ہوئے ہیں۔ یہ دونوں تنصیبات ایران کی پیٹرو کیمیکل صنعت کا اہم حصہ ہیں جہاں تیل اور گیس سے حاصل ہونے والی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ بیان میں پیٹرو کیمیکل اسپیشل اکنامک زون آرگنائزیشن نے کہا کہ صنعتی علاقے میں کام کرنے والے مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے۔ ایران نے کویت میں گیس فیلڈ اور وزارت مالیات کے دفتر کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ کویت میں وزارت تیل اور وزارت مالیات کی عمارتوں اور بجلی پیداواری یونٹس پر ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ روسی میڈیا نے وزارت مالیات کے دفتر میں نقصان کی ویڈیو جاری کر دی۔ کویتی وزارت پانی اور بجلی نے کہا ہے کہ ایران کے ڈرون حملوں میں بجلی گھروں اور ڈسٹیلیشن پلانٹس کو نقصان پہنچنے کے بعد بجلی پیداوار کے 2 یونٹس بند کر دیے گئے۔ پاسداران انقلاب ایران نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ کا دائرہ بڑھانے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پورے خطے کو امریکہ کے لیے دوزخ میں تبدیل کر دیں گے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے امریکی صدر ٹرمپ کو کہا کہ بھولنا مت، اگر جارحیت بڑھائی تو پورا خطہ تمہارے لیے دوزخ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کو شکست دینے کا وہم پہلے ہی دلدل میں تبدیل کیا جا چکا ہے اور اب اس میں دھنس جائے گا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی ایک نئے خطرناک موڑ میں داخل ہو گئی جہاں اسرائیل ایران کے توانائی مراکز پر بڑے حملوں کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ ایک سینئر اسرائیلی دفاعی عہدیدار کے مطابق ایران کے توانائی مراکز پر حملے کے فیصلے کے لیے اسرائیل کو اب امریکہ کے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ اسرائیلی عہدیدار نے انکشاف کیا کہ اگر امریکہ کی جانب سے منظوری مل گئی تو آئندہ 1 ہفتے کے اندر ایران کے اہم توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے جس کے خطے پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ ادھر دفاعی ماہرین کے مطابق اگر اسرائیل نے ایران کے تیل اور گیس کے مراکز پر حملہ کیا تو جنگ کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ حق 4 کی 94ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ اسرائیل کے انڈسٹریل اور فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ فوجی کمانڈرز کے جمع ہونے کے مقام کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آپریشن میں صبح سویرے ہی کارروائیاں شروع کی گئی۔ ان حملوں میں تل ابیب سمیت فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کے جنوب، وسط اور شمال میں تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ بیلسٹک میزائل، ٹھوس اور مائع ایندھن، پروجیکٹائلز، خرمشہر، خیبر شکن اور عماد میزائل استعمال کیے گئے۔ اس کے علاوہ خودکش ڈرون سے بھی اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے اتحادی فورسز کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ یمنی جنگجو گروپ نے جنوبی مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر بیلسٹک میزائل حملے کیے۔ عراقی مزاحمتی گروپس نے ابھی 19 میزائل حملے کیے۔ ایران جنگ میں امریکہ کو لینے کے دینے پڑ گئے، تیل کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دیا۔ اس جھنجھلاہٹ کی وجہ امریکہ میں بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتیں ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ میں تیل کی قیمتیں فی گیلن $4.10 تک پہنچ گئیں۔ رابرٹ ایلچ کے رپورٹ کے مطابق یہ پچھلے ہفتے کے مقابلے میں 12 سینٹ کا اضافہ ہے جو غیر معمولی اضافہ ہے۔ ایران جنگ کے بعد سے تیل کی قیمتوں میں 37% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ خلیج فارس میں ہرمز کے تنگ راستے کی تقریباً بندش ہے۔ ریاست کیلیفورنیا میں فی گیلن تیل کی سب سے زیادہ اوسط قیمت $5.92 کے قریب ہے، جبکہ اوکلاہوما میں سب سے کم قیمت $3.29 فی گیلن ہے۔
لبنان میں اسرائیلی فوج کے اوسان خطا، اسرائیلی فوج کے 2 دستے آمنے سامنے آ گئے، فائرنگ کے تبادلے میں اپنے ہی ساتھی اہلکار کو مار ڈالا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب لبنان کے سرحدی گاؤں شبا میں اسرائیلی فوج کے مختلف یونٹس ایک مشتبہ جنگجو کی تلاش میں آپریشن کر رہے تھے۔ ترجمان اسرائیلی فوج نے بتایا کہ اس دوران اسرائیلی فوج کی 2 ٹیمیں آمنے سامنے آ گئیں اور ایک دوسرے کو دشمن سمجھ کر فائرنگ کر دی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے مزید بتایا کہ ابتدائی تحقیقات میں نوجوان اہلکار کے فرینڈلی فائرنگ میں ہلاک ہونے کے شواہد ملے ہیں، جبکہ ایک اہلکار زخمی ہے۔ ایران نے امریکی طیاروں کو نشانہ بنانے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ فضائی دفاعی نظام نصب کر دیا۔ ایران نے حالیہ 1-2 روز میں بڑی کامیابی کے ساتھ امریکہ کے تقریباً 7 طیاروں کو نشانہ بنایا۔ CNN کی رپورٹ میں تصدیق، ہیلی کاپٹرز اور ڈرون جہاز بھی مار گرائے گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی فوجی کمان نے بتایا کہ ایک نیا ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کیا گیا ہے، جس کا مقصد ان امریکی طیاروں کو نشانہ بنانا ہے جو پہلے بچ نکل جاتے تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس نئے ایئر ڈیفنس سسٹم نے جمعے کے روز کامیابی سے امریکی طیاروں، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کو نشانہ بنایا۔ ایک امریکی پائلٹ اب بھی لاپتہ ہے۔ ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ 1 ماہ سے زائد عرصے تک جاری رہنے والی جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیل کی فضائی برتری کے باوجود ایران اب اپنی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل کرے گا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ پر درجن سے زائد خواتین اور سیاہ فام سینئر فوجی افسران کی ترقیاں روکنے کا الزام۔ امریکی نشریاتی ادارے نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ خدشہ ہے کہ امریکی وزیر جنگ نے کچھ فوجی افسران کو نسلی، صنفی یا بائیڈن انتظامیہ سے وابستگی کی بنیاد پر نشانہ بنایا اور جنرل یا ایڈمرل کے عہدے پر ان کی ترقیاں روکیں اور ان میں تاخیر کی۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق برطرف چیف آف سٹاف جنرل رینڈی نے نکالے جانے سے پہلے پیٹ ہیگسٹ سے ملاقات کی درخواست کی تھی تاکہ خواتین اور سیاہ فام فوجی افسران کی ترقیاں روکنے پر بات کی جا سکے، لیکن وزیر جنگ نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع نے خبر کی تردید کرتے ہوئے قرار دیا کہ یہ خبر گمنام ذرائع اور فیک نیوز پر مشتمل ہے۔ کوئی فالس فلیگ آپریشن کوئی اپنے بندوں سے یا ان کی قید میں جو پاکستانی ہیں ان کو کہیں وہاں پہ خدا نخواستہ کو لاشیں واشیں پھینک کے کہ یہ دہشت گرد تھے اور ہم نے یہ کر لیا اور اب یہ اس قسم کی جو انہوں نے ذلت اٹھائی ہے 1 سال پہلے تقریباً جو ہے جو خفت دنیا میں اٹھائی ہے کہ ساری دنیا جو ہے بلکہ ان کی اپنی عوام جو ہے ان کو جوتیاں مار رہی ہے کہ 5 گنا بڑے ہو تم پاکستان سے، ہر لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، فوج کے لحاظ سے، ایئر فورس کے لحاظ سے جو ان کا حال ہوا ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ تو تاریخ دان لکھیں گے اور یہ ساری تا قیامت جو ہے ان کو جوتیاں پڑتی رہیں گی کہ جس طرح ان کی ایئر فورس کا حال ہوا ہے۔ ایرانی اسرائیل جنگ کے منفی اثرات سے پاکستان بھی متاثر ہوا، دنیا بھر کی معیشت تباہ ہوئی، دنیا کو جنگ کے اثرات سے نکلنے میں وقت لگے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت بوکھلاہٹ کا شکار اور حواس باختہ ہو چکا ہے۔ اگر بھارت نے پہلگام جیسا فالس فلیگ آپریشن کرنے کی ہمت کی تو اسے کلکتہ تک پہنچ کر منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ خواجہ آصف نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں صوبہ پنجاب میں ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ کی خصوصی توجہ سے سیالکوٹ میں ترقیاتی کاموں کا پیکج دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال سیلاب نے تباہی مچا دی تھی، اب دونوں نالوں کی تعمیر جاری ہے۔ شہر کو سیلابی پانی سے محفوظ بنانے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اور شاہراہوں پر تجاوزات بھی ختم کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے عوام کو اس کے قیمت کے اثرات سے بھی بچانے کے لیے جتنے ممکن اقدامات ہو سکتے تھے وہ اٹھائے۔ 3 ہفتے تقریباً پرائم منسٹر صاحب نے یہ یقینی بنایا کہ قیمت نہ آگے ٹرانسفر کی جائے۔ قیمت میں کافی خاطر خواہ اضافہ ہونا تھا، مگر 3 ہفتے کی مدت کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ہر ہفتے اس قیمت کے اضافے کو روک ہی رکھا اور ان 3 ہفتوں کو قیمت روکنے کے لیے حکومت نے 129 ارب روپے خرچے، جو کہ اپنی ہی وسائل میں سے باقی جو آپ کو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے حکومت نے باقی سارے اپنے میکرو اکنامک معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ارینج کیے۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر گیانی نے کہا ہے خطے میں کشیدگی کے باعث معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ غیر معمولی صورتحال کے باوجود 3 ہفتوں تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں۔ وزیر اعظم نے پہلے دن سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے۔ وفاقی وزیر IT شیدا فاطمہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلال اظہر گیانی نے کہا پاکستان قیام امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں قیام امن کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا
कहा पेट्रोलियम मसनूआत की बिला ताअत्तुल फराहमी जारी है। मुल्क में कहीं भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत या लंबी कतारें नहीं लगी। सप्लाई बरकरार रखने के लिए फौरी तौर पर मुतबादिल इंतजाम किए गए। वज़ीर मुमलकत बराए खजाना ने कहा 3 हफ्तों तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गयी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम कीमतों का बोझ अवाम की बजाय हुकूमत पर डाला। अवाम को रिलीफ देते हुए 129 अरब रुपए का बोझ उठाया। और एक नेशनल पैकेज जो सामने आया जिसमें मोटरसाइकिलों का जिक्र आया, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने का जिक्र आया, जिसमें ये बात हुई कि किस तरह से किसानों को जो है वो सब्सिडी देनी है। उसके साथ साथ एक बहुत अहम चीज़ थी जो डीज़ल की कीमतों की इजाफे की वजह से एक महंगाई का ज़ोर आता है किसी भी माशरे के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि उससे ये तमाम जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होती है, सब्जियां, फूड इन्फ्लेशन का खदशा होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचने के लिए एक बड़ा अहम फैसला लिया गया कि जितनी ये बड़ी ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर हमारे ट्रक्स हैं, जिसके अंदर हमारी पब्लिक सर्विस की बसेस हैं, जिसमें हमारे शहरी जो हैं वो सफ़र करते हैं, ताकि सफ़र करने के लिए किराए ना बढ़ें और ये जो लार्ज गुड्स ट्रांसपोर्ट हैं उनके किराए ना बढ़ें, तो फेडरल गवर्नमेंट ने सूबों के साथ मिलके वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में एक बाकायदा सब्सिडी का निज़ाम शुरू किया। वफाकी वज़ीर IIT शिजा फातिमा ख्वाजा कहती हैं हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात कम करने के लिए इकदाम कर रही है। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी दी जा रही है। रीजनल सिस्टम के जरिए सब्सिडी मुंतकली का अमल शुरू किया गया है। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को ही सब्सिडी दी जाएगी। शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा आवाम को रिलीफ फराहम करना तरजीह है। वजारत IIT, वजारत खजाना और स्टेट बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में कहीं खलल नहीं आने दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि दमिश्क में UAE सफारत खाने में तोड़ फोड़ काबिले मुजम्मत है। ऐसी कार्रवाइयाँ सफारती मिशन के तकद्दुस और सलामती की खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सफारती मिशन को बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। ऐसे वाक़यात रियासतों के ताल्लुकात और वियना कन्वेंशन के असूलों को नुकसान पहुँचाते हैं। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कवानीन और सफारती असूलों के साथ अपने अज़्म का इयादा करता है। पाकिस्तान ने अक़वाम के दरमियान अमन इस्तेहकाम और बाहमी एहतराम बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। जो सरबराह खानदान का वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करते हैं और उसका किराया नहीं बढ़ता तो उसका फ़ायदा ना सिर्फ उसे होता है, पूरे ख़ानदान को होता है। इस पेट्रोल की सब्सिडी और इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी, यानी वो सब लोग जो डायरेक्टली, और फिर हारियों का अलग है, फार्मर्स की जो बात करते हैं, कुछ लोग इत्तेफाक नहीं करते कि ये फार्मर नहीं है, ये हैं बिल्कुल फार्मर नहीं है, ये लैंड ओनर्स है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने महंगाई के बाइस लोगों से सादगी अपनाने की दरख्वास्त कर दी। कहा पूरी कौम को मसाइल को समझकर खुद भी सादगी अपनाना होगी। चाहता हूँ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाइस अवाम को रिलीफ मिले। ट्रांसपोर्टर्स को पैकेज देने का मकसद है कि किरायों में इजाफा न हो। सब्सिडी से मुतल्लिक अहम इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा खित्ते की सूरत हाल के बाइस जरूरी है अवाम भी ताउन करे। वज़ीर आला सिंध का कहना था बिजली, गैस और पेट्रोल की बचत बहुत जरूरी है। हर गरीब आदमी को पेट्रोल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी फराहम करेंगे। बोले इंटरसिटी बसों को महंगा डीजल का खर्चा हुकूमत सिंध बर्दाश्त करेगी। ट्रांसपोर्टर्स के जरिए हम अवाम को फायदा दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा बन्नू शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत न करना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बेहिसी का वाज़ेह सबूत है। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध में बारिशों का सिलसिला 6 अप्रैल को शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मुख्तलिफ इजला में मुतवक्के बारिशों के पेश नजर सूबाई हुकूमत ने तमाम मुतलका इदारों को अलर्ट कर दिया। बाज़ मुकामात पर यालाबारी की पेशगोई की गई है। उन्होंने कहा कि मुमकिना मौसमी सूरत हाल के पेश नजर शहरी इलाकों में नकासियाब के मौसर इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि हसास ढांचों और खड़ी फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुतलका इदारों को नकासियाब के निज़ाम को मजीद मुअस्सर और फ़ाल रखने और किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निमटने के लिए हदायत जारी की गई हैं, ताकि अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा सके। हुकूमत सिंध किसानों के साथ खड़ी है और किसी भी मुमकिना नुकसान के अजाले के लिए मुअस्सर लाइहा अमल तरतीब दिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से श्रीलंका के एजाजी कौंसल जनरल यासीन जोया की मुलाकात। पंजाब और श्रीलंका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इस्ताद मनशियात और मनशियात के आदी अफराद के इलाज मुआलजे के प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू हुई। अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब हुकूमत का मनशियात फरोशों के हवाले से मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। पंजाब को मनशियात से पाक करना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पहली तरजीह है। पंजाब में अब नशियात फरोशों के लिए कोई जगह महफूज नहीं। उन्होंने कहा नौजवान नस्ल को नशे जैसी लानत से महफूज रखना हुकूमत पंजाब
का अवलीन एजेंडा है। तालीमी इदारों में मनशियात के तदारुक के लिए मुहिम चलाई गई है। इस हवाले से समाजी तंजीम ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब का रोल भी काबिल तारीफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब हुकूमत मनशियात के मुस्तकिल तदारुक और आगाही के लिए ड्रग एडवाइजरी हब का भरपूर साथ देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आलमी यौम ज़मीर के हवाले से कहना है कि गजा के मजलूम मुसलमानों की बेचारगी आलमी यौम ज़मीर मनाने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला 7 दहाइयों से आलमी ज़मीर पर मुसलसल दस्तक दे रहा है। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि जंगों के खात्मे और पायदार अमन के लिए हर मुल्क कौम को अपने ज़मीर की आवाज़ सुनना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी यौम ज़मीर हमें सोचने की दावत देता है। इंसानी फलाह बहबूद के लिए हमदर्दी का एहसास ज़मीर में बरकरार रहना जरूरी है। 2026 के लिए आलमी यौम ज़मीर का थीम बेहतर मुस्तकबिल के लिए होशमंदाना फैसले हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी ने ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोशो जज्बे से मनाया। ईस्टर की मुनासबत से गिरजा घरों में खुसूसी इबादत और तकरीबात का एहतमाम किया गया। मसीही बिरादरी ने मुल्क कौम की तरक्की और आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआएं की। सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसीही बिरादरी को दिली मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान में ये इक़दार महज नजरियाती नहीं बल्कि अमली जिंदगी में भी नजर आती है। मसीही मर्दों ख़वातीन स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी खिदमात और मुसल्लह अफवाज में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा आलमी कशीदगी के हालात में तमाम मज़ाहिब की अमन, रवादारी और भाईचारे की तालीमात की अहमियत बढ़ गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा, मसीही बिरादरी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुल्क के बालाई इलाकों में बरसात की तबाहकारियां जारी हैं। बारिश के बाइस पोसीदा मकानात की छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। 25 मार्च से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 45 अफराद जाँ बहक जबकि 105 जख्मी हुए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद में 23 बच्चे और 5 खवातीन शामिल हैं। जख्मी अफराद में 16 खवातीन और 45 बच्चे शामिल हैं। हालिया बारिशों से 442 घरों को नुकसान जबकि 60 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हुए। हादसात बन्नू, एबटाबाद, मर्दान, बाजोड़, हंगू, मोहम्मद, कोहाट, शुमाली वजीरिस्तान, पिशावर, खैबर, नौशहरा में पेश आए। जनूबी वजीरिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंदवाना, गुमल, जाम रोड 4 रोज बाद भी बहाल न की जा सकी। मरी में भी झीका गली चौक रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट लैंड स्लाइडिंग की नजर होने लगा। मुतअद्दिद घरों की दीवारों, छतों और बरामदों में बड़े शिगाफ पड़ गए। दर्जनों दरख्त गिर गए। इंतजामिया ने मुतासरा इलाके को खाली करने का हुक्म दे दिया। मसाजिद में भी इलानात होने लगे। बालाई वादी नीलम के गाँव मरनाट में शदीद बारिश के बाइस 10 से जायद रिहायशी मकानात लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए। PDMA के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ इजला में बारिशों का नया सिलसिला 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में होशरुबा इजाफे का खदशा। पाकिस्तान घी मिल्स एसोसिएशन ने घी और तेल महंगा होने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान घी मिल्स एसोसिएशन की एडवाइजर कायनात रजा ने घी और तेल की कीमतों में 100 से 150 रुपए तक इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से मिलों की लागत में बेपना इजाफा हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से घी मिलों की ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन लागत में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा हुआ है। मार्केट में नया स्टॉक आने पर कीमतों की कोई गारंटी नहीं दे सकते। कायनात रजा ने कहा कि हुकूमत अवाम को मुश्किल से बचाने के लिए फिल फॉर पैनल बनाए ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 88वें इजलास में माली साल 2024-25 की सालाना ऑडिट और मालियाती स्टेटमेंट्स की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। इजलास में ICC ग्लोबल एंटी करप्शन कोड के मुताबिक PCB के प्रोसीजरल रूल्स में तरामीम, सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के साथ क्रिकेट स्टेडियम जद्दा की तरक्की के लिए ताउन के हवाले से इजहार दिलचस्पी और लाहौर के जोन्स की जुग्राफियाई हदूद की रोशनी में दोबारा हदबंदी और नामों पर नजरसानी की मंजूरी भी दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन मार्केट बन चुकी है और मुस्तकबिल करीब में वो वक्त दूर नहीं जब PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। उन्होंने मजीद कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट की मजबूती में ही कौमी टीम की कारकर्दगी की बुनियाद है और इसी सिमत में इस्लाहात और तरक्याती इक़दाम जारी रहेंगे। मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी को मदाहों से बिछड़े 32 बरस बीत गए, मगर उनकी गाई हुई कवालियाँ आज भी मकबूल हैं। ताजदारे हरम और उस जैसी दीगर कई मकबूल
कवालियों पर लोगों की दाद वसूल करने वाले गुलाम फरीद साबरी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में कवाली के चाहने वालों के दिलों की धड़कन थे। गुलाम फरीद साबरी 1930 में हिंदुस्तानी रियासत मशरकी पंजाब में पैदा हुए। उन्हें बचपन से ही कवालियों का शौक था। गुलाम फरीद साबरी अपने भाई मकबूल साबरी के साथ कवाली गाया करते थे। 70 और 80 की दहाई गुलाम फरीद साबरी के अरूज का सुनहरी दौर था। उसी जमाने में उन्होंने भर दो जोली मेरी या मोहम्मद जैसी कवाली गाकर दुनिया भर में अपने फन का लोहा मनवाया। 5 अप्रैल 1994 को कराची में गुलाम फरीद साबरी दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए, लेकिन आज भी उनका गाया कलाम सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देता है।